नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते की बात करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जिसने आधी सदी से ज्यादा दुनिया की राजनीति को उलझाए रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इस पूरी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक विरोधाभास से होती है। सोचिए, एक वक्त था जब अमेरिका ने ही ईरान को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, वही टेक्नोलॉजी जिसे आज वो किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? दोस्त से दुश्मन बनने की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। और ये कहानी, जैसा कि अक्सर होता है, एटम बम से नहीं बल्कि तेल से शुरू होती है। तो देखिए, बात है 1950s की। ईरान में तेल के बहुत बड़े भंडार थे, लेकिन उस पर कंट्रोल था ब्रिटेन का। 1951 में ईरान में एक लोकप्रिय, डेमोक्रेटिकली चुने हुए प्रधानमंत्री आए, मोहम्मद मुसादिक। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब ईरान का तेल ईरानियों का होगा। लेकिन ये बात पश्चिमी ताकतों को, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका को, बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर महज 2 साल बाद 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मुसादिक की सरकार को गिरा दिया। उनकी जगह पर बिठाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, जो अमेरिका के करीबी थे। और नतीजा, ईरानी तेल पर कंट्रोल वापस पश्चिम के हाथों में चला गया। ईरान के लिए ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। और यहीं से अमेरिका के खिलाफ नफरत के वो बीज बोए गए जिनकी फसल आज तक काटी जा रही है। वो जो नारा है ना, डेथ टू अमेरिका, उसकी जड़ें यहीं पर हैं। और रातों रात सब कुछ बदल गया। शाह के आने के बाद वही ईरान अब अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त बन गया। मिडिल ईस्ट में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिका का सबसे मजबूत पिलर। और दोस्ती की इसी मिसाल को देखिए। 1957 में अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अपने इस नए दोस्त ईरान को एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। साथ में दिया वेपन्स ग्रेड यूरेनियम भी। मतलब वही टेक्नोलॉजी जो आज झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है, वो कभी दोस्ती का तोहफा हुआ करती थी। क्या विडंबना है ना? चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1970s में ये वो दौर था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए और मिडिल ईस्ट का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। तो हुआ ये कि 1971 में अमेरिका ने अपने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब एक बड़ा सवाल था, दुनिया अमेरिकी डॉलर क्यों इस्तेमाल करेगी? तो अमेरिका ने एक नया जुगाड़ निकाला, और वो जुगाड़ था तेल। इसे कहते हैं पेट्रोडॉलर सिस्टम। अब ये सिस्टम काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल था। नियम बनाया गया कि दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे। तो दुनिया भर के देश डॉलर खरीदते। सऊदी अरब जैसे तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलर्स का ढेर लग जाता। फिर वो देश इन डॉलर्स को वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करते, अमेरिकी बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में। इस पैसे से अमेरिका अपनी मिलिट्री को और ताकतवर बनाता, और बदले में अमेरिकी मिलिट्री इन तेल वाले देशों को सुरक्षा की गारंटी देती। मतलब एक ऐसा चक्र जिससे हर कोई बंधा था और जिसकी सेंटर में अमेरिका था। सब कुछ ठीक चल रहा था अमेरिका के लिए। लेकिन फिर आया साल 1979 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। इस एक क्रांति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अमेरिका का जो पिलर था वो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अयातुल्ला खुमैनी ने अमेरिका के दोस्त शाह को देश से भगा दिया। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा। तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। और यहीं से कहानी फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ मुड़ती है। सवाल यह है कि क्रांति के बाद अचानक ईरान को यह क्यों लगने लगा कि उसे एटम बम की जरूरत है? इसका जवाब छिपा है 1980 से 1988 तक चले ईरान-इराक युद्ध में। ये बहुत ही भयानक जंग थी। इराक ने ईरान पर केमिकल हथियारों से हमला किया, लाखों लोग मारे गए। लेकिन दुनिया ज्यादातर चुप रही, किसी ने मदद नहीं की। इस अनुभव ने ईरान को एक बात सिखा दी कि अगर खुद को बचाना है तो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसी ताकत चाहिए थी, एक ऐसा हथियार जिसके बाद कोई उन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। और बस ईरान ने उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर दिया जिसे कभी अमेरिका ने ही शुरू करवाया था। सारा फोकस था यूरेनियम एनरिचमेंट पर। अब ये एनरिचमेंट क्या है?
देखिए, बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक प्योर करना होता है। लेकिन अगर एटम बम बनाना है तो इसे 90% तक ले जाना पड़ता है। और यही वो नंबर है जिससे सारी दुनिया डरती है। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जिससे ईरान के प्रोग्राम पर रोक लगी। तब वो सिर्फ 3.67% पर थे। लेकिन फिर अमेरिका इस डील से बाहर हो गया, और उसके बाद ईरान ने अपनी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ा दी। पहले वो 20% पर पहुंचे और अब वो 60% पर हैं। याद रखिए, बम के लिए चाहिए 90%, मतलब वो मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। IAEA, जो दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसके मुताबिक ईरान का ब्रेकआउट टाइम अब सिर्फ 12 दिन है। ब्रेकआउट टाइम मतलब वो समय जो उन्हें एक बम बनाने के लिए जरूरी सामान तैयार करने में लगेगा, सिर्फ 12 दिन। तो एक तरफ न्यूक्लियर थ्रेट और दूसरी तरफ ये हकीकत कि ईरान जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका से कभी नहीं जीत सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया, एक नई वॉर प्लेबुक तैयार की। उनकी स्ट्रैटेजी सीधी लड़ाई की है ही नहीं, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब सीधे मत लड़ो, पर दुश्मन को इतना परेशान करो, इतना नुकसान पहुंचाओ कि लड़ाई उसके लिए बहुत महंगी पड़ जाए। कैसे? हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को पैसा और हथियार देकर अपनी लड़ाई उनसे लड़वाओ। हॉर्मुज की खाड़ी जैसे दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते को कंट्रोल करके जब चाहे दुनिया की सप्लाई लाइन रोक दो। और सबसे खतरनाक, सस्ते लेकिन बहुत असरदार ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके। और ये स्ट्रैटेजी कितनी असरदार है, इसका अंदाजा आप इन नंबर से लगाइए। ईरान का एक शाही ड्रोन करीब $20,000 का आता है, और उस एक ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल फायर करता है, उसकी कीमत है करीब $40 लाख। मतलब हिसाब लगाइए, ईरान के लिए हमला करना कितना सस्ता है और अमेरिका के लिए अपना बचाव करना कितना महंगा। यही आज के युद्ध की नई सच्चाई है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान को उसकी ज्योग्राफी भी बचाती है। वो एक कुदरती किला है। एक तरफ जाग्रोस के विशाल पहाड़ हैं जो किसी भी जमीनी हमले को रोक सकते हैं। देश का साइज इराक से 4 गुना बड़ा है, तो उस पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपनी पूरी की पूरी मिसाइल सिटीज बसा रखी हैं, जिन्हें ढूंढना और तबाह करना बहुत मुश्किल है। और हाँ, उनका सबसे बड़ा तुरूप का इक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, जिससे वो जब चाहें दुनिया की इकोनॉमी का गला घोंट सकते हैं। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डिप्लोमेसी काम कर नहीं रही, सीधी जंग दोनों में से कोई चाहता नहीं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो फिर इसका एंड गेम क्या है? 1950 के तेल के झगड़े से शुरू हुई ये कहानी 2020 के न्यूक्लियर तनाव तक आ पहुंची है। संघर्ष का ये चक्र घूमता जा रहा है और इसका कोई अंत फिलहाल तो नजर नहीं आता। सवाल यह है कि ये चक्र टूटेगा कब, या टूटेगा भी या नहीं।